हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूँ सीडीपी में एक चैप्टर है लॉरेंस कोहलबर्ग। उनके बारे में आज बताऊंगा। जो लॉरेंस कोहलबर्ग वैज्ञानिक थे, वो कौन सा सिद्धांत दिए थे, इनके बारे में मैं आज थ्योरी कराऊंगा। जो सीटेट में 1 से 2 नंबर इसे कन्फर्म होता है, 1 से 2 नंबर पक्का इससे आएगा। इस चलते आप लोग क्लास बैठिएगा करने के लिए, तो पेपर और पेन लेकर के बैठिएगा। जितना भी चीज़ लिखाया गया है, जितना भी पीपीटी में लिखा गया है, उसको मैं समझाते जाऊंगा, आपको लिखना है। क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और इसके बारे में आज चर्चा करता हूँ। देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, मोरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। नैतिकता का सिद्धांत, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, इनके बारे में ये बताए हैं। जो कोहलबर्ग थे, कोहलबर्ग अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता का सिद्धांत कहिए या नैतिक विकास का सिद्धांत कहिए, दोनों एक ही बात है। नैतिकता का मतलब होता क्या है, इसका बारे में देखिए मैं बताऊंगा। नैतिकता का मतलब क्या होता है? मोरलिटी, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मोरलिटी। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत का पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। एक होता है नैतिकता और एक होता है अनैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है क्या, सही करना, और अनैतिकता का मतलब होता है गलत करना। जब सही और गलत का फर्क बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने समाज परिवेश से ही सीखता है। उसके समाज में कैसा व्यक्ति है, कौन ढंग से परिवेश, उनका परिवेश मिल रहा है बच्चों को, वो अपने समाज से ही सीखते हैं। एक वैज्ञानिक थे जो जीन पियाजे थे, वो बोले थे क्या कि मुझे एक नया कोरा बच्चा दे दो, मैं उसको जो चाहूंगा बना सकता हूँ। अगर आप कहिएगा कि इसको डॉक्टर बना दीजिए तो डॉक्टर बना दूंगा, अगर कहिएगा कि इंजीनियर बना दीजिए तो इंजीनियर बना दूंगा, यदि कहिए कि इसको लोफर बना दीजिए तो लोफर भी बना सकता हूँ। क्योंकि वैसा उसको परिवेश देंगे, वैसा वातावरण देंगे, जैसा वातावरण देंगे वैसा में वो ढल जाएगा। देखिए, इस कहानी में कोहलबर्ग जो थे वो बताए हैं, एक हिंज नामक व्यक्ति है, उन्हीं के आधार पर ये थ्योरी समझाया गया है। एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति के देखिएगा, जो हिंज की कहानी है इनके बारे में बताता हूँ। हिंज नामक जो व्यक्ति था वो बहुत गरीब परिवार के थे और उनकी जो बीवी थी, दोनों मतलब कि एक दूसरे के साथ गुजारा कर रही थी। एक दिन ऐसा अचानक हुआ कि हिंज की पत्नी जो है बीमार पड़ गई, और इतना बीमार पड़ गई कि जो हिंज की पत्नी जो थी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी, और इतना बीमार पड़ी कि हिंज उसका इलाज नहीं करवा सका। बड़े हॉस्पिटल में क्या किया, उसको नहीं करवा सका। ये हिंज है और ये हिंज की पत्नी है। तो इसका जो बीमार ये पड़ी तो इनको बढ़िया इलाज नहीं दे पाया, और बढ़िया इलाज ना देने के कारण हिंज की पत्नी का तबीयत और खराब, दिन पर दिन खराब ही होता जा रहा था। तो एक दिन ऐसा आया कि इनका अंतिम स्टेज आ गया, लगा कि अब ना बचेंगे। लेकिन गरीब परिवार में एक ये होता है कि जब तक सांस रहता है, जब तक आस रहता है। इस चलते क्या हुआ कि हिंज जो व्यक्ति थे वो गए कहाँ, दवाई का दुकान पे गए, दवा लाने गए थे। और दवा लाने गए तो इनको जितना का दावा था उतना पैसा नहीं था। तो इनको क्या हुआ कि पैसा ना रहने के कारण इनको दवा ना दिया गया। और यहाँ समझिए, कंडीशन यहाँ पे बनता है। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि इनको दावा ना मिला तो ये बेचारा सीधा साधा था, सच्चा आदमी था, लेकिन इनको मन में एक विचार आया, नैतिक भावना जागी कि इसने दवाई नहीं दिया और शटर गिरा करके दुकान का चला गया। तो इनको मन में विचार आया कि मैं
दुकान से दवा चुरा लूं, लेकिन फिर सोचे क्या कि यदि मैं दवा चुराता तो मेरी पत्नी जो है तो ठीक तो हो जाती, लेकिन मुझे पुलिस पकड़ लेती। इनको क्या पकड़ लेती? पुलिस पकड़ती। यदि ये दावा चुराता तो इनको पुलिस पकड़ती, यदि ये दावा ना चुराते तो इनकी बीवी मर जाती। तो ये बीच-बीच में फँस गए थे ये। 20 मतदान में नैया जो फँसता है ना, उसी तरह से वहीं पे इनकी नैतिकता काम नहीं किया कि मैं क्या करें या क्या ना करें। यही होता है नैतिकता का सिद्धांत, क्या करना है, क्या ना करना है। नैतिक दुविधा, जिसको क्या बोलेंगे? नैतिक दुविधा करेंगे कि करें या ना करें। यदि हिंज क्या दावा चुराता तो उसको पुलिस पकड़ती, यदि ना चुराता तो उसकी बीवी मर जाती। कि कौन सी दुविधा में फंस गया था बेचारा? ये नैतिक दुविधा में फंस गया था कि करें कि ना करें, सही या गलत के बारे में सोच करके। तो देखिएगा इन्हीं के बारे में बताए हैं। आगे क्या होता है? पहला क्या है? नैतिक दुविधा। देखिए नैतिक दुविधा में क्या होता है? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मोरल डिलेमा। सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। नैतिक दुविधा क्या कहलाएगी? जो सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाना, उसमें फंस जाना। यानी यदि वह दावा चुराता, हिंज नामक व्यक्ति ने दावा चुराता तो उसको पुलिस पकड़ती, और नहीं चुराता तो उसको बीवी मर जाती। तो क्या करेगा ऐसा? माने कौन से दुविधा में फंस गया? वो नैतिक दुविधा में फंस गया, जिसको बोलते हैं मोरल डिलेमा। देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल में कह रहा है कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मरेगी। तो बेचारा क्या करे? चलिए आगे की ओर हम देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा जो है, दूसरा के बारे में बता रहा हूं, जो देखिएगा। हाँ तो देखिएगा दूसरा क्या है? दूसरा है नैतिक तर्कना। पहला था नैतिक दुविधा, सही या गलत के बारे में डिसीजन न लेना नैतिक दुविधा कहलाता है। और नैतिक तर्कना क्या कहलाती है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। हिंज व्यक्ति ने क्या किया? चोरी को चुना। सही या गलत के बारे में चयन ना कर पाना नैतिक क्या हुआ? दुविधा हुआ। लेकिन सही और गलत के बारे में चयन कर पाना क्या कहलाएगा? नैतिक तर्कना कहलाएगा, जिसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग। नैतिक दुविधा मोरल डिलेमा, नैतिक तर्कना मोरल रीजनिंग। ठीक है, जैसे हिंज को जी किया, चोरी को चुना कि हम जेल जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन मेरी बीवी बचना चाहिए। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो कोलबर्ग ने नैतिक के 3 लेवल बताए हैं। कितने लेवल बताए हैं? 3 प्रकार के लेवल बताए हैं कि नैतिकता कितने लेवल होता है? 3 लेवल। इसको बोलते हैं प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पहला क्या है? प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको उम्र कितना है? 4 से 10 वर्ष। जो बच्चा 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होती है, उसके अंदर प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर आ जाती है। इस अवस्था में बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरों लोगों को मानकों के अनुसार होता है। जब 4 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चा होता है, इस अवस्था में क्या गलत है, क्या सही है, इसके बारे में बच्चा नहीं जान पाएगा। उनको पता ही नहीं रहता है, मनमानी करते हैं, जो उनको मन में आता है वो करते जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें नैतिक तर्कना दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होता है। दूसरे लोग उसको क्या करेंगे? सिखाएंगे आगे कैसे किया जाता है। जैसे स्कूल में बच्चा, जो टीचर होती है, मैडम मिस होती है, वो क्या करते हैं? बच्चा को क्या करते हैं? सिखाते हैं। वो अपने तर्क और नैतिक तर्कना के अनुसार क्या गलत है, क्या सही है, उनके बारे में क्या करते हैं? बच्चों को बताते हैं। तो बच्चा क्या करता है? दूसरे के नैतिक तर्कना के सिद्धांत पर अपना सिद्धांत क्या करेगा? वो आगे बनाएगा।
तो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में कौन सी होती है? प्राग रूढ़िगत नैतिक स्तर आता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको भी जो प्राग रूढ़िगत जो अथी है, प्राग रूढ़िगत नैतिकता है, उनको 2 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में बाँटा गया है? इनको भी 2 भागों में बाँटा गया है। पहला क्या है? दंड आज्ञाकारिता। देखिएगा, पहला है दंड आज्ञा पालन उन्मुक्ता, जिसको कह सकते हैं दंड आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। दंड के चलते, जैसे इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होता है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। दंड आज्ञाकारिता में क्या होता है? इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो क्या होगा? उसकी सजा मिलेगी। बच्चा को इसके बारे में पता नहीं है कि उसकी अगर चोरी नहीं करता तो उसकी क्या होता? बीवी मर जाती। बीवी मरे या ना मरे उनके बारे में कोई उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो चोरी किया है तो उसको दंड मिलेगा। किसको? हिंज को दंड मिलना ही चाहिए, मिलेगा। ये जो बच्चा 4 से 10 वर्ष की अवस्था में है, ये बात बच्चा सोचते हैं। दूसरा क्या है? 2 भागों में दिए थे। दूसरा है कि साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुक्ता। साधनात्मक सापेक्ष उन्मुक्ता क्या है? इस अवस्था को जैसे का तैसा भी कहा जाता है। जैसे कि तैसा कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार को उसके साथ करेगा वैसा ही खुद भी करेगा। साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुक्ता का दूसरा नाम क्या है? जैसे को तैसा। जैसे आप बच्चा के साथ कीजिएगा वैसा ही बच्चा क्या करेगा? आपके साथ व्यवहार करेगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति यदि घर में अपने बच्चों के सामने यदि बीवी है और एक हस्बैंड है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अगर ये बीवी है और ये क्या है? हस्बैंड है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं, तो क्या करेगा? जो बच्चा होगा, ये जो बच्चा है वो क्या करेगा? देख करके सीख जाएगा। बच्चा देख के सीखेगा और आने वाले समय में क्या करेगा? और वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे उसके माता पिता पीछे कर रहे हैं, जैसे उनके समाज कर रहा है, और सही वो सीख जाएगा। तो क्या ऐसे माँ बाप को ये चीज ना करना चाहिए, ताकि उनके हाँ आपस में आप जितना लड़िए झगड़िए वो अलग बात है, लेकिन जब बच्चे सामने आ जाएं तो बच्चे के सामने अच्छी संस्कार, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे? उसको देख करके अपने जीवन में अच्छी नई व्यवहार और संस्कार सीख सके। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में क्या कर रहा है? जो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे ने भी उसके पेन तोड़ दिया या लिए। देखिए, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, जैसा का तैसा का मतलब क्या हुआ? जैसा करेगा वैसा भरेगा। यानी एक बच्चा है जो क्या किया? दूसरे बच्चे को क्या किया? तोड़ दिया पेंसिल। अब पेंसिल तोड़ दिया तो दूसरा बच्चा ने उसको पेन तोड़ दिया। ले, दोनों में क्या हुआ? झगड़ा होना स्टार्ट। तो क्या बोला जाता है? साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुक्ता को बोला जाता है जैसो को तैसा। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है? जो दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता स्तर। उथा प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, ये थे रूढ़िगत। ये अवस्था 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है। इस अवस्था में बच्चे दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय लेते हैं। रूढ़िगत में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति की चाल ढंग यदि बढ़िया है तो बच्चा क्या करेगा? इन्हीं को देखकर क्या करेगा? वो सीख जाएगा। बच्चा एक दूसरे को क्या कर रहा है? देखकर सीख रहा है। अपने से बड़े को देख करके क्या कर रहा है? सीख रहा है। जो बड़े व्यक्ति के जो बच्चा 10 से 13 वर्ष की अवस्था में बच्चा होती है, जो बच्चा 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है, इसमें क्या होता है कि जो बड़े लोग को देखता है, समाज में बड़ा लोग को देखेगा और जैसा व्यवहार बड़े लोग करेंगे वो अपने अंदर क्या करेगा?
समाहित कर लेगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो सही और गलत का निर्णय लेगा। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। रूढ़िगत को भी क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। प्राक रूढ़िगत स्तर को दो भागों में तो बांटे हैं गया, उनको बारे में बतावे किए हैं। लेकिन रूढ़िगत की अवस्था जो है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है जो देखिएगा, पहला है अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। बच्चा जब से गुड बॉय और गुड गर्ल, बच्चा जब 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है, जब बच्चा कितना वर्ष की अवस्था में होती है? 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है, तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने को उनके अंदर चाहत होती है। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। क्या करता है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की में दूसरों के साथ भला करके बहुत हेल्प करेगा। मम्मी को हेल्प करेगी, पापा को हेल्प करेगा, दोनों को हेल्प करेगा और उनको नजर में क्या कहलाएगा? अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश करेगा। जब बच्चा कितने वर्ष की अवस्था में होता है? 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है। तो अगला क्या है? दूसरा दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक स्तर को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि इसमें पापा का अकॉर्डेंट हो जाता है। रेड लाइट पार करके करते हुए, इसीलिए वह ऐसा नहीं करेगा। क्या होता है इसमें जो देखिए, इसमें कानून व्यवस्था के बारे में जान जाता है। जब बच्चा 10 से 13 वर्ष की अवस्था में आ जाता है तो वो पता कर लेगा, यदि उसके पापा किसी बाइक पर जा रहे हैं और जब जा रहे हैं तो पहुंचे शहर में और शहर में सिग्नल होती है और सिग्नल पे रेड लाइट जल रहा है और रेड लाइट जल रहा है, उसको देख करके क्या होगा? उसको देख करके बच्चा बोलेगा कि पापा अभी क्या है? रेड सिग्नल है, गाड़ी को रोके रहिए। यदि आप गाड़ी को बढ़ाते हैं तो आपको पुलिस पकड़ेगी और चालान काट देगा। तो उनके बच्चे के अंदर कानून व्यवस्था क्या होती है? कानून व्यवस्था के बारे में वो उनको पता होता है। जब बच्चा 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होगा तो क्या होगी? कानून और व्यवस्था उनके अंदर ये भावना जग जाएगी कि यदि हम गलत करेंगे तो गलत भोगेंगे। यदि पापा उनको रेड लाइट पार कर देते हैं तो क्या होगा? उनकी चालान कट जाएगी। ये बात उनको पता होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता ये 13 वर्ष से ऊपर वालों की होता है। जो बच्चा 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था में आ जाती है, किशोरावस्था में आ जाती है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब बच्चा 13 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो मैच्योर हो जाता है, वो अपने आप में डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है और वो क्या गलत है क्या सही है ये समाज के अकॉर्डिंग वो नहीं चलेगा। समाज क्या कर रहा है क्या ना कर रहा है देखते होंगे। जब बच्चा इंटर और मैट्रिक या इंटर पास कोई बच्चा हो गया, कोई इंटर में पढ़ रहा है, तो सीधे क्या कहेगा? समाज हमको खाइल दे रहा है। समाज क्या कर रहा है? समाज से हमको क्या फायदा है? वो क्या करेगा क्या ना करेगा उसके लिए हम क्या मतलब खेती करेंगे? तो कोई देखता है बिना सोचे समझे, कोई यदि लड़का या लड़की हो, ये दोनों में क्या होती है, कोई शादी भी कर देता है समाज की परवाह ना करते हुए भी कि समाज क्या कहेगा क्या ना कहेगा उससे हमको मतलब नहीं है, हम करेंगे तो करेंगे, कर लेता है। तो कोहलबर्ग ने क्या किए हैं? इनको भी दो भागों में बांटा गया है। यानी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता को दो भागों में बांटा गया है। देखिएगा पहला क्या है? पहला है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता इसमें किशोर या मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता तो ऐसा नियम तोड़ देना चाहिए। अगर
रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। देखिए, इनका पहला कहना है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें कह रहा है बच्चा कि यदि नियम कानून ठीक है, नियम कानून बनाया गया है, वो भलाई करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यदि नियम कानून तोड़ने से किसी का जान बच रहा है, या यदि हिंज नामक जो व्यक्ति था, उनकी यदि चोरी करने से उनकी बीवी का जान बच जाता, तो उसको चोरी कर लेना चाहिए। ऐसा कौन सी अवस्था में होता है? 13 वर्ष की ऊपर वाले बच्चे ये बात सोचते हैं। यदि बच्चा यदि उनकी रेड लाइट तोड़ने से उनकी पापा की जान क्या होती है? बच जाती है, तो ऐसा कानून को तोड़ देना चाहिए। ये किशोरा अवस्था में जब बच्चा आता है, तो ऐसा उनके मन में क्या होती है? उन्मुखता जागती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है ये देखिएगा। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है। जब बच्चा 13 वर्ष की अवस्था में आ जाती है, तो उसके अंदर सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत आ जाती है। सार्वभौमिक का मतलब सब के बारे में सोचना, वो सब के बारे में सोचने लगता है। यदि बच्चा क्या करता है कि दूसरे के विचारों को से नहीं बल्कि अपने खुद के विचारों से, खुद उसको क्या करना चाहिए वो सोचता है कि हम क्या करेंगे तो हमारे लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद होगा। दूसरा क्या कर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। जब बच्चा 13 बरस से ऊपर चल जाता है, बच्चा 13 बरस से ऊपर जब चल जाएगा, तब क्या होगा कि इसमें बच्चा के मन में सार्वभौमिक नैतिकता आ जाता है और बच्चा सोचने लगता है कि दूसरे के विचारों से क्या करेगा? प्रभावित नहीं होगा। खुद क्या करना है, खुद डिसीजन क्या लेना है, उसके बारे में सोचेगा। और ये ऐसा बच्चा देखता है कि यदि उसके मेरे कुछ करने से उसकी जान बच जाती है, तो अपने जान पर खेल करके भी क्या करेगा? उसको जान बचा लेगा। तब ना देखते हैं कि मैट्रिक और इंटर के बच्चे देखते हैं, यदि कोई दोस्त फोन कर दिया 12 बजे रातों के कि हाँ यहाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ काम है, कुछ काम है, हमको ये के लिए है, चाहे कोई कुछ कहले है, एकदम बच्चा चाहे तो 12 बजे रात रहे, चाहे तो दिन रहे, वो नहीं देखेगा, सीधे एकदम गाड़ी उठाएगा, वहां पहुंच जाएगा। इस अवस्था में ऐसा होता है। लेकिन वही जगह पर यदि पापा उसको बोल देंगे कि बेटा जाओ 2 गो बोझा लेकर आओ, तो ना हम नहीं जाएंगे, हमको आएगा नहीं आएगा, ऐसा वो बच्चा बोलता है। तो क्या करेगा? दूसरों के जान पर क्या करेगा? खेल के वो बचा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना इस सिद्धांत की आलोचना कोरोल गिरिलिगन ने की थी। एक वैज्ञानिक थे कैरोल गिलिगन, जो इनकी चर्चा की थी। उन्होंने तर्क दिए थे कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को क्रम प्राथमिकता दी है। जो कोहलबर्ग जो थे वो सबसे ज्यादा लड़कियों को दी है प्राथमिकता, कि लड़कियां इसमें सबसे आगे होती है। जो गर्ल्स होती है वो सबसे क्या होती है? आगे होती है। ऐसा किसको कहना था? ऐसा कैरोल गिलिगन को कहना था। जो कैरोल गिलिगन नामक वैज्ञानिक थे, उनको ये कहना था कि कोहलबर्ग जो थे वो क्या किए थे? महिलाओं को आगे रखे थे। तो देखिएगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिए रिवीजन के रूप में। लॉरेंस कोहलबर्ग क्या दिए? लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत दिए, और नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने एक वैज्ञानिक कहाँ के हैं? तो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। और नैतिकता का मतलब क्या होता है? वह गुण जिससे हमें सही या गलत के बारे में क्या हो? पहचान हो। बच्चा अपने समाज में परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। हिंज नामक वैज्ञानिक कहानी समझिएगा। यदि हिंज नामक जो व्यक्ति है, सॉरी वैज्ञानिक बोल रहे हैं, हिंज नामक जो वैज्ञानिक है, यदि वो चोरी करता तो क्या होता? पुलिस पकड़ता। यदि ना करता तो क्या होता? उसके बीवी
मर जाती। तो कौन सी दुविधा में फंस गया? वो नैतिक दुविधा में फंस गया। सही और गलत के बारे में क्या हुआ? डिसीजन नहीं ले पा रहा था व्यक्ति। दूसरा क्या था? नैतिक नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना में क्या था कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना। सही और गलत में क्या सही है या गलत है, उन दोनों में से किसी एक को चुनना क्या होगा? नैतिक तर्कना कहलाता है। इसके बारे में हम आप लोग को बताइए कि कोहलबर्ग ने नैतिकता का कितना लेवल दिए थे? 3 लेवल दिए थे। इसमें क्या है? पहला है पराग रूढ़िगत। इसमें क्या होती है? सही और गलत के बारे में पता ना लगा पाना। क्या होगी? नैतिक रूढ़िगत नैतिकता होगी। पराग रूढ़िगत नैतिकता होगी। इसको भी क्या करेंगे? 2 भागों में बांटे थे। पहला दंड आज्ञाकारिता। बचाव क्या होती है कि इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होता है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा क्या कि चोरी करना क्या है? गलत है। दूसरा क्या था? साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुक्ता। इसमें क्या होती है? जब इस अवस्था में जैसे को तैसा कहा जाता है। साधनात्मक सापेक्ष उन्मुक्ता को क्या कहा जाता है? जैसा को तैसा कहा जाता है। यदि पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दिया तो दूसरों बच्चों ने भी पहले बच्चे को पेन तोड़ दिया। यानी क्या हुआ? जैसा क्रिया वैसा प्रतिक्रिया। अगला था क्या? रूढ़िगत नैतिकता स्तर। इस अवस्था में क्या होती है? इसका उम्र है 13 से कितना? 10 से 13 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे को क्या करते हैं? मानकों को अपने पसंद समावेशित करते हैं तथा उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? सही और गलत का कार्य अपने जीवन में करते हैं। इनको भी क्या करेंगे? इनको भी 2 भागों में बांटे थे। पहला क्या था? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल। इसमें दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। यदि पापा हमको अच्छा कब कहेंगे? जब क्या करेंगे? हम अच्छा काम करेंगे। इसी अवस्था में कानून व्यवस्था के बारे में उनको पता हो जाता है कि यदि हम गलत करेंगे तो हमको सजा होगी, यदि गलत ना करेंगे तो सजा नहीं होगी। तीसरा क्या था? उत्तर रूढ़िगत अवस्था। इस अवस्था को कितना से कितना 13 वर्ष से ऊपर वाले को उत्तर रूढ़िगत अवस्था में रखा जाता है। इसमें डिसीजन खुद के लिए लिया जाता है, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत है। इसमें बच्चा समाज के बारे में नहीं सोचता है कि समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। हम अपने खुद के बारे में खुद डिसीजन लेंगे। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने भागों में? 2 भागों में। पहला था सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भलाई के लिए है, लेकिन अगर नियम तोड़ने से किसी का भला हो रहा है तो नियम क्या करना चाहिए? वो नियम तोड़ना चाहिए। अगला था सार्वभौमिक नैतिकता उन्मुक्ता। इसमें क्या होती है? किशोर दूसरों के विचारों को नहीं बल्कि अपने विचार को खुद मानकर मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए क्या करेगा? अपनी जान को भी बाजी लगा देगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत आलोचनात्मक। इसके सिद्धांत की आलोचना जो कैरोल गिलिगन नामक व्यक्ति थे वो बताए थे क्या कि जो कोहलबर्ग हैं वो महिलाओं को फीमेल को क्या किए थे? आगे रखे थे। तो ये था कोहलबर्ग कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत जो हम आपको आज बताए हैं। कल इसका क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग 6 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। 6 बजे पर डे लाइव आते हैं और आप इनको ना भूलिएगा। थोड़ा लेट हो गया है उनके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन हर दिन 6 बजे आपको लाइव वीडियो मिल जाएगा। तो कल इसको क्या मिलेगी? कल इसकी एमसीक्यू 20 या 30 रहेगी। 20 या 30 एमसीक्यू रहेगी। तो आप जुड़ना ना भूलें। यदि कोई नए हैं चैनल पे तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होवे चाहे लाइव आवे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसीलिए जितने भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपी टेट, एस्टेट, सब में सीडीपी 30 नंबर पूछती है और आपको यदि सीटेट क्लियर करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आने वाले दिनों में मैं एमसीक्यू ईवीएस की भी लाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का लाऊंगा। संस्कृत हो गए, ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गए, इस सब को लाया जाएगा। साइंस, सोशल साइंस चाहे पेपर 2 के हों, यदि कोई पेपर 2 के भी तैयारी कर रहे हैं
उनको भी 30 नंबर सीडीपी काम देगा। और उनको लिए भी क्या होगा, साइंस लाया जाएगा, साइंस का एमसीक्यू लाया जाएगा, आप लोग करिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।